है क्या सच में इस बार पैलेस्टाइन ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए? हैं भाई, क्या बात कर रहे हो? सही में क्या इस बार नेतन्याहू को झुकना पड़ा है? भाई साहब क्या बात कर दी। वो बड़ा मोसाद करते हैं, क्या वो भी इस बार तमाशा देखती रही? यही कुछ बातें और सवाल इस होटल की फ्रंट सीट पर बैठे कुछ फिलिस्तीनी युवक कर रहे थे। और इतना खिलखिलाने के बाद फिर वेटर को बुलाते हुए इन्होंने इस होटल की सबसे महंगी शैंपेन का ऑर्डर दे डाला। लेकिन इनके टेबल से कुछ ही दूरी पर बैठा एक पूर्व आईडीएफ का ऑफिसर इनकी बातें ध्यान से सुन रहा था और उसके माथे पर साफ शिकन दिख रही थी। और आज पता नहीं यूएस के शहर में फिलिस्तीनी क्यों उसे सुबह से ही देखकर मंद ही मंद मुस्कुराए जा रहे थे और उस पूर्व ऑफिसर के ऑर्थोडॉक्स पहनावे को देखते हुए उसे आम सा यहूदी मान कई तो उसको टोंट भी कर रहे थे। लेकिन यह पैलेस्टाइन और इजराइल में एक नया बखेड़ा क्या खड़ा हुआ है? क्या सच में इस बार अजय रहने वाले इजराइल की हार हुई है? क्या आखिरकार इजराइल की इंटेलिजेंस भी फेल हो गई है? तो जानते हैं आज की अंडरकवर टेल्स में। आज उठते ही मोहम्मद अब्बास कुछ चिंता में थे। मालूम ये पड़ा था कि आज उन्होंने सुबह की चाय भी नहीं ली। कुछ सोच विचार करने के बाद वो अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार को सुबह ही मीटिंग के लिए बुला लेते हैं और आते ही उससे पूछते हैं, तुम पहले ये बताओ क्या यह बात सही में सच है कि इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन पब्लिक डोमेन में ही होंगे? तो इसके उत्तर में वह सलाहकार थोड़ा झिझक कर कहता है, जी जनाब, इस बार इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और ओपोजिशन वालों का तो मेन कैंपेन ही अब इलेक्शन है। पर सबसे मनहूस बात, हाँ, हमास वाले भी आपसे काफी नाराज है और आप इसका मतलब भली भांति जानते हैं। और अब्बास की चिंता बस इतने शब्द सुनते ही और गहरी हो जाती है। वो मन में ही सोचने लगता है कि अगर इस बार इलेक्शन हुए तो मेरी कुर्सी तो पक्का जाएगी ही जाएगी, और एक बार कुर्सी गई तो कोई भी चलता फिरता ऐरा गहरा नथु खैरा मेरा काम तमाम कर सकता है। लेकिन चिंता इस बात की ज्यादा है कि अगर इजराइल वालों के हत्थे चढ़ गया तो वो तो पता नहीं किस किस बात का बदला लेंगे और क्या क्या राज उगलवाएंगे। तो फिर वो इस डर के मारे कुछ अपने विश्वसनीय साथियों और सलाहकारों के साथ कई दिन तक इसी चीज पर एक बंद कमरे में बैठक करता है। इधर इजराइल में आईडीएफ के चीफ और बाकी स्टाफ इजराइल के इतिहास में होने वाली सबसे लंबी मिलिट्री एक्सरसाइज द चैरियट ऑफ फायर पर मीटिंग कर ब्यौरा ले रहे थे। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में यह हो रहा था कि इजराइल के रिटायर्ड और करंट सोल्जर्स एक साथ एक महीने तक पूरे युद्ध जैसे सिनेरियो में अभ्यास करेंगे, जिसमें इजराइल के हर एक मिलिट्री एसेट का टेस्ट होना था। मीटिंग खत्म होने ही वाली थी कि तभी एक ऑफिसर दरवाजा खोल क्लासिफाइड लिखा हुआ लिफाफा उनकी मेज पर रखता है और सिर झुका बाहर चला जाता है। चीफ थोड़ा मुंह सा बनाते हैं और लिफाफा खोल उसे पढ़ने लगते हैं। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को भी आधा ही पढ़ा था कि तभी उनके माथे पर गुस्सा और बोहे साफ झलकने लग गई थी और फिर वो एक ही शब्द बोलते हैं, डैम दैट अब्बास एंड हिज डर्टी पॉलिटिक्स। और उधर रामाल्लाह में बैठे महमूद अब्बास, हमास और बाकी 4 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड एक दूसरे को बताते हैं, अब तक हमारी खबर शायद इजराइल को मिल गई होगी। इस बार देखते हैं ये हमारे जाल से कैसे बच पाते हैं। इधर इजराइल में बैठे आईडीएफ के चीफ को इस क्लासिफाइड रिपोर्ट के सबूत आंखों के सामने घूमते नजर आते हैं। तो बात शुरू होती है तब जब इजरायली सरकार को फरवरी के महीने में खबर लगती है कि शेख जरा इलाका, जो कि पैलेस्टाइनी साइड वेस्ट बैंक से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर कुछ संगीन लोगों के होने का शक है। फिर बातों ही बातों में मार्च आता है तो पता लगता है कि 10 से 15 की संख्या में इजराइल के दूसरे इलाकों से उठ कुछ पैलेस्तीनी वहां रहने लग गए हैं। फिर हफ्ते के अंदर इजराइल की इंटरनल एजेंसी पता लगाती है कि इन संगीन लोगों के यहाँ रहने का मकसद या तो कोई हंगामा करना या फिर कोई बड़ा धमाका करना हो सकता है। फिर इन लोगों की संख्या अप्रैल आते आते 100 तक हो जाती है, जो कि इस इलाके की शांति के लिए काफी बड़ा खतरा बन रहा था। यह इलाका एक तो इजराइल के इतिहास में काफी कंट्रोवर्शियल रहा था और यहाँ पर अगर कुछ भी इजरायली सरकार करती थी तो उसका धुआं पूरे इंटरनेशनल जगत में उड़ता था। और आईडीएफ के चीफ भी इस बार काफी हैरान थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने यह सब होता रहा
और इसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं। इस समय तक महमूद अब्बास अपने साथियों के साथ बैठ अपने इस प्लान को सफलता पर पहुंचता हुआ ही समझता है और कोल्ड ड्रिंक का गिलास गटक डकार मारते हुए कहता है, इस बार तो हम इजराइलियों से बदला लेकर दिखाएंगे, इंशाअल्लाह इवरतुल्लाह। और बाकी साथी भी इस नारे को सलाम पेश करते हैं। अब वक्त अपनी रफ्तार पकड़ता है और फिर इस शेख जरा इलाके के मुकदमे की तारीखें इजराइल की अदालतों में सुनाई पड़ती है। फिर फैसला आता है और फैसले के तुरंत बाद उधर शेख जरा मस्जिद में मुसलमान अपने लाव लश्कर और खास पत्थरों का जमवाड़ा इकट्ठा करने में लग जाते हैं और अब्बास की प्लानिंग के मुताबिक मुसलमानों को फिर इजरायली पुलिस द्वारा बड़े दुलार से खदेड़ा जाता है, जिसके तुरंत बाद फिर अब्बास इसका ढिंढोरा पूरे इंटरनेशनल मीडिया में पिटवा देता है। अभी थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। आईडीएफ की मीटिंग में जब आईडीएफ चीफ उस समय अपने आप को, परिस्थितियों को, शेख जरा और महमूद अब्बास को कोसने के बाद अपने आप को संभालते हैं और फिर सभी ऑफिसर्स को मीटिंग में अपना और समय देने के लिए बोलते हैं और तत्काल इस अब्बास की लंबी प्लानिंग का सॉल्यूशन मांगते हैं। तभी कुछ देर बाद उनका एक होनहार ऑफिसर, जिसके पिताजी रिटायर्ड कर्नल थे, अब वे यूएस की पैलेस्टाइनी बस्तियों में एजुकेशन कैंप चलाया करते थे, वही ऑफिसर आगे बताता है, सर उन्होंने आज मुझे काफी इंपॉर्टेंट इनपुट इसी मुद्दे पर दी है और उन्होंने यह भी कहा है मौका आने पर आपके सामने बताना। चीफ यह सुन काफी हक्के बक्के रह जाते हैं और इनपुट की रिपोर्ट को पूरे ध्यान से सुनते हैं। अब इनपुट में मेन बात यह थी कि कैसे इजराइल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट अटैक होंगे और कैसे इजराइल की कई जगहों पर आगजनी करी जाएगी। पर सबसे खतरनाक बात यह थी कि कैसे इजराइल की छवि पूरी दुनिया में खराब करी जाएगी। अब इसके बाद फिर आईडीएफ चीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है और उसी होनहार ऑफिसर के पिताजी की इनपुट पर एक प्लान बनाने को बोलते हैं, जिसे फिर बाद में नाम दिया जाता है ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल। तो फिर इस इनपुट के अनुसार पहले दिन 150 के करीब रॉकेट्स इजराइल की तरफ फेंके जाते हैं, जिनको तो इजरायली आयरन डोम इंटरसेप्ट कर लेता है, लेकिन हमास की इसी हरकत ने इजरायली एयरफोर्स को अटैक का मौका दे दिया था और ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल का पहला चरण शुरू हो जाता है, जिसमें वो फिर ना आए देखते हैं ना बाएं और सीधा हमास के बड़े मिलिट्री टारगेट्स और कई टेरर ऑपरेटिव्स पर हमला करते हैं। दूसरे दिन 7:30 बजे हमास द्वारा लगभग 500 रॉकेट से हमला करा जाता है, जिसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स इस दिन हमास के कई टनल नेटवर्क पर बमबारी करके उन्हें उड़ा देती है और इस दिन भी हमास के कई टेरर ऑपरेटिव्स मारे जाते हैं। पर तीसरे दिन जब इजराइल के एक बस स्टैंड पर हमला हो जाता है, तो उसके बदले में फिर इजरायली एयरफोर्स हमास के हेड ऑफ द मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हसन कायोगी और वेल ईसा, जो कि हेड था हमास मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्पियोनोज, को जन्नत पहुंचा देती है। तो ऐसे ही 2-3 दिन में इजराइल हमास की टॉप की लीडरशिप का खात्मा कर देता है। ऑपरेशन के खत्म होते होते हमास और बाकी 3 पैलेस्टाइनी ग्रुप्स का बाजा बजा दिया जाता है, यहां तक कि हमास तो सीज फायर के लिए ही रोने लग जाता है। तो ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ द वॉल पूरे 12 दिन चलता है, जिसमें टोटल 4360 से ज्यादा रॉकेट्स हमास की तरफ से दागे जाते हैं, जिसमें से 90% आयरन डोम द्वारा इंटरसेप्ट करे जाते हैं और 13 लोग पूरे इजराइल में मृत्यु प्राप्त करते हैं। लेकिन हमास और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को तो पूरी तरह निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, जिसमें उनकी 1500 से ज्यादा जगहों पर इजरायली फाइटर जेट द्वारा बॉम्बिंग की जाती है। 675 रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स को डैमेज करा जाता है, 200 से ज्यादा उनके टेररिस्ट मारे जाते हैं और सबसे बड़ी बात, उनकी 60 मील की टेररिस्ट टनल उड़ाई जाती है और यह 12 दिन का ऑपरेशन सफल माना जाता है। तो अब होटल का माहौल पूरा ठंडा हो गया था और जो लोग होटल में उस यहूदी ऑफिसर पर टोंट कर रहे थे पूरी तरह टल्ली हो चुके थे। वो लोग तो मतलब एक दूसरे पर गिरे ही पड़े थे
तभी वो पूर्व ऑफिसर अपनी चाय खत्म कर उठता है और एक टल्ली की तरफ देखकर कहता है, कमीनो, जमीन तुम्हारी गई, तुम्हारे अपने देशवासी मारे गए। तुम्हें याद भी है आखिरी इलेक्शन कब हुए थे पैलेस्टाइन में? पहले हमला करते हो और अब कहते हो कर लो सीज फायर। तो अब हमने सीज फायर कर दिया तो इसे तुम अपनी जीत समझ रहे हो? वैसे तुम लोगों पर वो भारतीय मुहावरा एकदम सही बैठता है, भले जो मर्जी हो जाए, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। और इतना कहे वो ऑफिसर अपनी टोपी पहनता है और अपने लड़के को फोन मिलाता है। लेकिन जैसे ही फोन उठता है तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ थे, जो कि अब उनकी और उनके लड़के की तारीफ कर थक ही नहीं रहे थे। लेकिन इन सब बातों में उनका एक ही शब्द मेन था और जिसको वो बार बार दोहरा रहे थे, थैंक्स अ लॉट सर फॉर सेविंग इजराइल। हाँ महमूद अब्बास, उसकी प्लानिंग का क्या हुआ? तो उसकी जान के पीछे पड़े सारे दुश्मन इस धरती से विलुप्त हो गए। हमास और बाकी मेन पैलेस्टीनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहीं की नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, भले ही थोड़ा, पर वेस्ट बैंक की जनता में उसके प्रति एक सम्मान सा बढ़ा है और अब उसको टक्कर देने के लिए कोई इतना बड़ा प्रतिद्वंदी भी नहीं है। और अब इलेक्शन होते भी है तो उसकी कुर्सी नहीं जाने वाली। तो खत्म करते हैं आज की अंडरकवर टेल और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, कृपया फॉलो कीजिए। जय हिंद।